गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए दोस्तों, आज हम लोग आपको पेपर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू वाला जो पेपर आपको पूछे गए लास्ट एग्जाम में 2020 वाला पेपर, वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस लॉ से। तो देखो, बिजनेस लॉ की बात करते हैं दोस्तों, 2020 का पेपर आपके सामने। अब देखो, इस पेपर के अंदर, इस पेपर में आपको यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के। लेकिन अभी सिलेबस में देखने जाओ, अभी जो आपका सिलेबस है उसमें यूनिट 2 है और यूनिट 1 है। यानी कि आपको अभी जो सिलेबस है ना, उसके अंदर यूनिट 1 और यूनिट 2 ऐसे दो टॉपिक है, यूनिट 3 नहीं है। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू आएंगे जो यूनिट 3 वाले होंगे, वो मैं आपको कैंसिल करवाता जाऊंगा। तो जहां पे कैंसिल करवाऊंगा आपको उसको कैंसिल कर देने का। ठीक है, तो हमारा जो काम का है यूनिट 1 यूनिट 2 का, हम वो देखेंगे। ठीक है, मेजॉरिटी एमसीक्यू इसके अंदर हम सिर्फ क्या देखेंगे, यूनिट 2 वाले देखेंगे, क्योंकि भाई यही पूछने वाले हैं, यूनिट 3 तो है नहीं आपके। ठीक है, तो इसके अंदर से जो यूनिट 3 वाले एमसीक्यू होंगे आपको कट करने हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखो पहला एमसीक्यू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, जो पार्टनरशिप में नहीं आता है, यानी कि पार्टनरशिप का स्टेटमेंट ही नहीं है, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट आएगा, बोलो। पहला, द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस विथ एन ऑब्जेक्ट टू कैरी ऑन बिजनेस। B, a person who receives the profit is always a partner. C, to be just and fair, यहां पे fair आएगा, फादर नहीं आएगा, to be just and fair with each other is the one of the duty of the partner, and a person who receives the profit is not necessarily a partner. तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा आएगा बोलो। तो बी वाला जो है आपका इनकरेक्ट बोला जाएगा, अ पर्सन हु रिसीव्स द प्रॉफिट इज ऑलवेज ए पार्टनर। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है कि जिसको प्रॉफिट मिलता है वो पार्टनर ही होता है। समझाया था, याद है कि भाई अगर कोई पर्सन को पार्टनरशिप फर्म के अंदर प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ही शेयरिंग द प्रॉफिट, ही शेयरिंग द प्रॉफिट, लेकिन वो पार्टनर थोड़ी होता है। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ये ए एंड बी दोनों पार्टनर है, ये लोग जो पार्टनरशिप चला रहे हैं, इसमें जो प्रॉफिट होगा, उन्होंने क्या बोला था कि उन्होंने एक मैनेजर रखा था। क्या रखा था, मैनेजर। मैनेजर को क्या बोला था कि हम जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें थोड़ा हिस्सा तुझे भी देंगे, प्रॉफिट कमाएंगे उसमें थोड़ा हिस्सा तुझे भी मिलेगा। तो वो मैनेजर है भाई, वो पार्टनर थोड़ी है। इज इट क्लियर। तो प्रॉफिट शेयर कर लेने से, सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने से कोई पार्टनर बनता नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोला जाएगा। ओके, देन आफ्टर सेकेंड नंबर पे, डैश कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में कौन आ सकता है, ओनली नेचुरल पर्सन, ओनली आर्टिफिशियल पर्सन, बोथ नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और डी माइनर। बोलो क्या आएगा यहां पे। तो यहां पे आप देखने जाओ दोस्तों, तो बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन, इसकी बात करते हैं तो दोनों लोग आते हैं, बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन दोनों लोग आ सकते हैं। अब बोलोगे सर वो कैसे। अरे भाई, पार्टनरशिप के अंदर हमारे जैसे नेचुरल पर्सन भी आते हैं और कंपनी जैसे आर्टिफिशियल पर्सन भी आते हैं, कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। तो पार्टनरशिप के अंदर नेचुरल पर्सन भी आता है और कौन आता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी आता है। इज इट क्लियर। ठीक है, देन आफ्टर थर्ड नंबर पे देखो, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट, ये यूनिट 3 का है, कंपनी वाला है, तो आपको ये नहीं करने का, 3 नंबर नहीं करना है। फोर्थ नंबर पे, द एनुअल द फर्स्ट अमूल जनरल, यहां पे अमूल नहीं आएगा, एनुअल आएगा। द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, देखिए कंपनी वाला, तो ये भी नहीं आएगा। फिफ्थ नंबर पे, एनी डिफरेंस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर्स कनेक्टेड एज टू द बिजनेस ऑफ अ फर्म मे बी डिसाइडेड बाय। देखो अभी ये एमसीक्यू आपका पार्टनरशिप वाला है। एनी डिफरेंसेस अराइजिंग एज टू ऑर्डिनरी मैटर कनेक्टेड एज टू द बिजनेस ऑफ अ फर्म मे बी डिसाइडेड बाय, यानी कि कोई ऑर्डिनरी मैटर है। अरे भाई, अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर में डिस्प्यूट होता है पार्टनर्स लोगों के बीच में, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसको मेजोरिटी से सॉल्व किया जा सकता है। तो आंसर क्या आएगा, यहां पे माउंटी पार्टनर ऐसा लिखा है, माउंटी पार्टनर नहीं आएगा, क्या आएगा, मेजोरिटी आएगा। क्या आएगा, मेजोरिटी पार्टनर। यानी कि मेजोरिटी पार्टनर से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जहां जहां पे करेक्शन करवाता हो, करेक्शन रहते करते रहना। तो मेजोरिटी पार्टनर मिलके ऑर्डिनरी मैटर को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी मैटर नहीं है, बहुत जरूरी मैटर है, बहुत जरूरी मैटर है, उसमें मेजोरिटी नहीं चलती है, उसमें सबकी कंसेंट लेनी पड़ेगी। जैसे कि पार्टनरशिप का नाम बदलना है, पार्टनरशिप का बिजनेस बदलना है, पार्टनरशिप का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बदलना है, वो सब आईएमपी बातें बोली जाती है, इंपॉर्टेंट मैटर बोली जाएगी। तो इंपॉर्टेंट मैटर में सबको पूछना पड़ता है, वहां पे मेजोरिटी नहीं चलता है। लेकिन नॉर्मल सी मैटर है भाई, ऑर्डिनरी मैटर है, वो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि भाई पार्टनरशिप का जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो लोग ऐसा बोलते हैं कि चलो भाई एसबीआई में से बैंक अकाउंट को बंद करवा देते हैं और एचडीएफसी में चालू करवाते हैं, ऑर्डिनरी मैटर है। तो ऑर्डिनरी मैटर में सबको पूछने की जरूरत नहीं, वहां पे तो मेजोरिटी चलेगा। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है तो सबको पूछना पड़ेगा, ऐसा मैंने आपको समझाया है।
क्लियर? ओके, आगे देखो दोस्तों, यहां पे 6 नंबर पे क्या है, एवरी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू ऑफ द प्रॉस्पेक्ट, ये नहीं आएगा क्योंकि यूनिट 3 का है। देन आप 7 नंबर भी लिख देते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द फर्म इज डिसॉल्व, हाँ ये वाला आएगा, 7 वाला आएगा। देखो दोस्तों 7 नंबर पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द फर्म इज डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बोलो ऐसे कौन से केस में कोर्ट ऑर्डर करेगी फर्म को डिसोल्यूशन करने का। मैंने समझाया था, अगर कोई पार्टनर इनसैन हो जाए, पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, बराबर, अगर वो पार्टनर जो है मिसकंडक्ट करता है, कुछ गलत काम करता है, या फिर उस पार्टनर बार बार मान लीजिए एग्रीमेंट को तोड़ देता है, ठीक है, या वो पार्टनर अपना शेयर किसी और को दे देता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट समझाए थे भाई। 6 पॉइंट मैंने समझाए थे, वो 6 पॉइंट के अंदर पार्टनर चाहे यानी कि दूसरा पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से केस में ऑर्डर किया जाएगा डिसोल्यूशन करने का, तो देखो अगर इनसैनिटी हो जाए, अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगा। बिजनेस वर्किंग एट लॉस, में लॉस चल रहा है बिजनेस में, तो भी आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। एंड परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कोई पार्टनर बार बार क्या करता है, परसिस्टेंट का मतलब होता है बार बार कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तो उसको वहां पे आपको डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहां पे आंसर क्या आएगा, बोलो चारों 4 आंसर आएंगे, तो व्हाट इज द आंसर, तो यहां पे आंसर बताओ क्या आएगा, ऑप्शन ही नहीं बताया यहां पे तो, ठीक है। देखो यहां पे देखने जाओ गड़बड़ क्या है, देखो ये गड़बड़ यहां पर भी हो गई है, ठीक है। तो 1 2, तो यहां पे आपको करना है 3, 1 2 3 और 4, ऐसा कर देना, चारों 4 चीजें आ जाएगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों 4 चीजें आएगी यहां पे। तो ऑप्शन बी में आप थोड़ा करेक्शन कर लो यहां पे, ऑप्शन बी में, ठीक है दोस्तों। तो चारों 4 चीजें आती है उसके अंदर। देन आफ्टर आपको दिया है 8 नंबर वाला, पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली एज, जो लोग एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आ गए उसको इंडिविजुअली क्या बोला जाएगा, इंडिविजुअल को बोला जाएगा पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स इंडिविजुअली क्या बोले जाएंगे, पार्टनर्स बोले जाएंगे, और एक साथ क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म, क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म। यानी कि एक साथ बोलेंगे तो पार्टनरशिप फर्म बोलने का, लेकिन इंडिविजुअल क्या बोले जाएंगे, तो पार्टनर्स बोले जाएंगे। ओके, आगे 9 नंबर पे, ये आपके सिलेबस में नहीं है 9 नंबर वाला, 9 नंबर नहीं है, याद रखना। 10 नंबर पे क्या है, डैश फिल्म फर्म कैन नॉट फाइल सूट, देखो ये फिल्म नहीं आएगा भाई, फर्म आएगा, क्या आएगा, फर्म आएगा, फर्म। डैश फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी, बोलो थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में कौन सी फर्म केस नहीं कर सकती है भाई मेरे दोस्त, मैंने समझाया था अनरजिस्टर्ड फर्म। ये अनरजिस्टर्ड फर्म में क्या समझाया था मैंने, कि अनरजिस्टर्ड फर्म के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगा। ये अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो कोई पार्टनर के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगी, ये अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी उसको फर्म के ऊपर केस करना है तो कर पाएगा, थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकता है, भले वो अनरजिस्टर्ड फर्म हो लेकिन केस हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट हमने समझाए थे, आपको पढ़ाने के टाइम पे सब समझाया था। तो बोलो दोस्तों कौन सी फर्म केस नहीं कर सकती है, यस अनरजिस्टर्ड फर्म केस फाइल नहीं कर सकती है। क्लियर? देखो उसके बाद 11 नंबर वाला कंपनी वाला है तो ये नहीं आएगा, 11 नंबर वाला नहीं आएगा दोस्तों, फिर 12 नंबर वाला भी नहीं आएगा, 13 नंबर भी नहीं आएगा, ये आएगा 14 नंबर वाला आएगा। देखो 14 नंबर पे क्या है, इन केस ऑफ डैश नो ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड। बोलो कौन सी ऐसी पार्टनरशिप है कि जहां पे टाइम डिसाइड नहीं किया जाता है। दोस्तों 3 टाइप की पार्टनरशिप मैंने समझाई थी, 3 टाइप की। एक होता है पार्टनरशिप एट व्हील, क्या होता है पार्टनरशिप एट व्हील, इसमें कोई टाइम नहीं है, आप जितना चलाना चाहे चला सकते हो। पार्टनरशिप एट व्हील है, व्हील यानी कि डिजायर यानी कि इच्छा, जितनी इच्छा है तब तक चलेगा, बराबर। इसमें टाइम होता नहीं, जितना आपको चलाना चला सकते हो, विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करता है, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है पार्टनरशिप फॉर टर्म यानी कि फिक्स टर्म के लिए, फिक्स टर्म के लिए होता है, उसमें टाइम खत्म हो जाएगा 3 साल 2 साल तो खत्म करना पड़ेगा। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, क्या होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होता है, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा है पता है, यहाँ पे ऐसा पूछा है इन केस ऑफ डैश नो ड्यूरेशन इज डिटरमाइंड, कोई टाइम ही नहीं बोला है, कोई टाइम नहीं बोला तो इसको क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप एट विल बोला जाएगा। जब तक विल रहेगा तब तक पार्टनरशिप चलता रहेगा, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा आंसर यहाँ पे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर, को ओनरशिप या फिर पार्टनरशिप एट व्हील। तो आंसर क्या आएगा, पार्टनरशिप एट व्हील, ठीक है। देखो अभी
देखो 15 नंबर पे, देखो 15 नंबर पे, वेर अ पार्टनर एडवांस बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ द फर्म ही इज एंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ। बे कितना फालतू एमसीक्यू है। मैंने क्या समझाया था कि कोई पार्टनर है वो कैपिटल देता है, क्या देता है, कैपिटल, लेकिन कैपिटल के साथ साथ अगर वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को लोन देता है तो उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, मिलता है ना भाई। उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और फिक्स ही होता है कितना, 6%। उसको एवरी ईयर 6% उसकी लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। कैपिटल के ऊपर कितना मिलता है वो तो वो लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन जो उसने लोन दिया है लोन के ऊपर तो उसको इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए, एवरी ईयर मिलता ही है कितना, 6%। बहुत बार पूछा है, पूछेंगे इसको, पूछेंगे लास्ट 2021 के पेपर में भी पूछा है इसको, ये तो आएगा ही, ठीक है। तो बोलो कितना परसेंटेज इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एवरी ईयर, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लोन के ऊपर। कैपिटल के ऊपर नहीं बोल रहा हूं मैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं, लोन के ऊपर बोल रहा हूं। तो जो पार्टनर अपनी पार्टनरशिप हमको लोन देता है उसको 6% क्या मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, देन आफ्टर 16 नंबर पे प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड, ये नहीं है, 16 नंबर वाला सिलेबस में नहीं है। 70 नंबर पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट रेगुलेट द मैनर इन विच द कंपनी, ये भी नहीं है, 17 भी नहीं है। 18 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ये वाला है। देखो 18 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूटी ऑफ पार्टनर, ये पार्टनर का ड्यूटी नहीं है। तो कौन सा ड्यूटी नहीं है भाई, ड्यूटी टू इंडिमनिफाई फॉर द लॉस कोस्ड बाय फ्रॉड, तो ये तो इसका ड्यूटी है। ड्यूटी टू बी लाइबल सेवरली ओनली, ड्यूटी टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, ये भी ड्यूटी है। ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, ये भी ड्यूटी है। देखो ये ड्यूटी है दोस्तों, ये भी ड्यूटी है उसका और ये भी ड्यूटी है, लेकिन ये ड्यूटी टू लाइबल टू सेवरल ओनली, ऐसा नहीं होता है। ये हर एक पार्टनर ज्वाइंटली भी लायबल है, सुनो, ज्वाइंटली भी लायबल है और सेवरल भी लायबल है, यानी कि हर एक पार्टनर एक साथ भी लायबल बोला जाता है और इंडिविजुअल भी लायबल बोला जाता है, और उसकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। याद रखना, पार्टनरशिप में पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। उनको अपना खुद का प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ता है, घर बार भी बेचना पड़ेगा अगर उसका डेप बढ़ गया तो दोस्तों ये ऐसा, ये जो लिखा ये आता नहीं है, यानी कि वो सिर्फ सेवरली लायबल नहीं होते, वो ज्वाइंटली और सेवरली लायबल होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 19 नंबर वाला नहीं है, ये 20 नंबर वाला भी नहीं है। देखो ये 21 वाला है, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप अराइजिस फ्रॉम, यहां पे आएगा अराइजिस, क्या आएगा, अराइजिस। तो पार्टनरशिप कैसे अराइज होता है, अरे मेरे दोस्त पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही बनता है, एग्रीमेंट करना ही पड़ता है। तो पार्टनरशिप ऑलवेज कैसे आएगा, एग्रीमेंट से, रिलेशनशिप से नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट से नहीं होता है, स्टेट से नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है अरेंजमेंट, अरे अरेंजमेंट नहीं आएगा, एग्रीमेंट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप ऑलवेज एग्रीमेंट से होता है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप होता ही नहीं है। तो वहां पे चेंज कर लो, एग्रीमेंट कर लो। देन आफ्टर यहां पे फार्मर्स लिखा है, फार्मर्स नहीं आएगा, पार्टनर आएगा। क्या आएगा, पार्टनर, पार्टनर्स। पार्टनर्स आर लायबल टू कॉन्ट्रीब्यूट डैश टू द लॉसेस सस्टेन बाय द फर्म अनलेस अदरवाइज एग्रीड। जब कुछ डिसाइड ही नहीं किया कि भाई कितना लॉस शेयर करने का, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो हर एक पार्टनर को कैसे वहां पे शेयर करना पड़ेगा। कुछ डिसाइड ही नहीं तो कितना कंट्रीब्यूशन करने का, अरे इक्वली करने का, रे इक्वली करना पड़ता है ना, डिसाइड नहीं तो इक्वली करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कुछ डिसाइड नहीं किया है तो कैसे लॉस शेयर करेंगे, इक्वली। प्रॉफिट में भी ऐसा ही है, अगर कुछ डिसाइड नहीं किया है ना प्रॉफिट को शेयर करने का तो इक्वली करना पड़ता है। तो सिंपल से लॉजिक है, ओके। देन आफ्टर 23 नंबर पे, ये आपके सिलेबस में नहीं है, 23 नहीं है भाई, 24 देखने दे मेरे को। द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेपरेट एंटिटी ऑफ द कंपनी, ये भी नहीं है। फिर 25 द नेम ऑफ द कंपनी, 25 भी नहीं है। द रियल टेस्ट ऑफ द डिटरमाइन, हाँ ये वाला है, 26 वाला है। देखो द रियल टेस्ट ऑफ थ्रू डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज, ये तो पूछा ही जाएगा कि रियल टेस्ट क्या है। कितनी बार मैंने बोला, चिल्ला चिल्ला के समझाया था कि भाई कोई भी पार्टनरशिप का रियल टेस्ट क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी। क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी। अगर उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी है तभी उसको पार्टनरशिप बोला जाएगा, ये इसका रियल टेस्ट है, बराबर। आगे बढ़ते हैं, अभी 26 अपना हो गया। 27 पे देखो, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, 27 नहीं है,
28 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 170 ऑफ द एवरी कंपनी, ये भी नहीं है। 29 इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट टू द आउटसाइड वर्ड बाय स्पोकन, हाँ ये वाला देखो अभी, इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट टू द आउटसाइड वर्ड बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन और बाय हिज कंडक्ट दैट ही इज पार्टनर इन द पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म दो एक्चुअली नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म इज नोन एज। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए भाई, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है, अगर कोई पर्सन अपने आप को कोई पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर समझाता है और ऐसा कहता है कि मैं पार्टनर हूं, अपने कंडक्ट से अपने बिहेवियर से ऐसा प्रेजेंट करता है सामने वाले को कि मैं इसका पार्टनर हूं, एक्चुअली मैं पार्टनर है नहीं लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं पार्टनर हूं, तो इसको क्या बोला जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, यस इसको बोला जाएगा एस्टोपल वाला पार्टनर, यानी कि पार्टनर बाय एस्टोपल। आया था ना ये भी पॉइंट, एस्टोपल वाला पार्टनर जो अपने आप को दिखाता है कि मैं पार्टनर हूं, एक्चुअली में पार्टनर होता नहीं है, इसको बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ सब कुछ मैंने आपको समझाया है। देन आफ्टर देखो, अ फर्म कैन गेट रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म विद इन और एट, बोलो कोई भी फर्म कब रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, ओ भाई कभी भी करवा सकती है, कोई लिमिट नहीं है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब उसको करवाना है करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, और अगर किसी को करवाना भी है तो कभी भी करवा सकता है। आज चालू किया, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, 1 साल, 10 साल, कभी भी करवा सकता है भाई। तो आंसर क्या आएगा बोलो, एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द फर्म, फर्म जब तक चलता रहेगा उसको जब करवाना है वो क्या करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो ये समझ में आ गया, 2020 का पेपर समझा दिया मैंने, इजी है, जो कैंसिल करवा है कैंसिल कर देने का। अभी हम लोग चलाएंगे 2019 का पेपर, इसके पहले क्या समझाया 2020 वाला, अब 2019 वाला। इसमें भी ऐसा ही है दोस्तों कि भाई जो यूनिट 3 वाले एमसीक्यू आएंगे कंपनी वाले हटा देंगे उसको हम। ठीक है, देखिए पहला, एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, बोलो दोस्तों स्टेट कमीशन का कोई भी मेंबर कब तक ऑफिस में रह सकता है, कि वो कब तक वहां पे काम कर सकता है, कौन सी एज तक। अरे देख दोस्त, मैंने आपको समझाया था, और ये लिखना है तो लिख देना, ये लिखना है तो लिख देना। एक होता है अपना सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम, क्या होता है डिस्ट्रिक्ट फॉरम, एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन, ऐसा समझाया था भाई। डिस्ट्रिक्ट फॉरम में क्या समझाया था, डिस्ट्रिक्ट फॉरम जो है उसके अंदर 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर में से एक कौन होनी चाहिए, वुमन, कंपलसरी वुमन ही होनी चाहिए। यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं, 2 में से एक कौन होनी चाहिए, कंपलसरी वुमन होनी चाहिए। यहाँ पे 4 मेंबर होते हैं, 4 में से कंपलसरी एक कौन होनी चाहिए, वुमन होनी चाहिए। ऐसा समझाया था ना। उसी तरीके से मैंने ये समझाया था कि यहाँ पे जो मेंबर बनेगा वो 5 साल से लेके 65 ईयर्स तक काम कर सकता है, यानी कि 5 साल का उसका टर्म पीरियड है, तो 5 साल से लेके 65 की एज, दोनों में से जो जल्दी आ जाए तब तक वो काम कर सकता है। यहाँ पे 5 साल से लेके 67 ईयर तक, और यहाँ पे 5 साल से लेके कितना 70 ईयर तक वो काम कर सकता है। ऐसा समझाया था मैंने। उस तरीके से मैंने समझाया था यहाँ पे कितने अमाउंट का केस होता है, यहाँ पे कितने अमाउंट का केस होता है, तो 1 रुपये से लेके 1 रुपये से लेके 20 लाख के बीच में यहाँ पे केस किया जाएगा। यहाँ पे 20 लाख 1 से ज्यादा, यानी कि 20 लाख 1 से ज्यादा और 1 करोड़ की लिमिट में, और यहाँ पे 1 करोड़ से प्लस वाला केस यहाँ पे जाता है। ऐसा सब समझाया था। अरे भाई ये भी मैंने समझाया था कि देखो अगर कोई बंदा इधर गया और उसको ऐसा लगा कि भाई मेरे को न्याय नहीं मिला, तो कहाँ जा सकता है, फिर डिस्ट्रिक्ट फॉरम में से कहाँ जा सकता है, स्टेट कमीशन में जा सकता है। कितने दिन में जाने का, 30 डेज में इधर जाने का। फिर यहाँ पे मान लीजिए उसको न्याय नहीं मिला तो उसको नेशनल में जाए तो 30 डेज में जाने का समझाया था। और यहाँ पर भी नहीं मिला तो 30 डेज के अंदर कहाँ भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, समझाया था ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो भी चुकादा उसको मिलेगा, जो भी न्याय उसको मिलेगा उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब समझाओ तुम, ये सब कुछ हमने समझाया है। ठीक है, इसमें से ही एमसीक्यू पूछे गए। बराबर देखो क्या पूछा यहाँ पे, एवरी मेंबर ऑफ द स्टेट कमीशन, बोलो स्टेट कमीशन वाला, ये रहा स्टेट कमीशन वाला, कब तक ऑफिस में रह सकता है, 5 साल और 67 के बीच में। तो बोलो 5 years अप टू द एज ऑफ 70 years विच एवर अर्लियर, 5 years और अप टू द एज ऑफ 67 विच एवर अर्लियर, ये रहा 5 years और 67 years विच एवर इज अर्लियर। ओके, उसके बाद देखने जाओ सेकंड नंबर पे, देयर मस्ट बी एटलीस्ट डैश पर्सन रिक्वायर फॉर पार्टनरशिप। वो तो पूछवाणु है, फालतू क्वेश्चन जा, कितने पर्सन चाहिए पार्टनरशिप के लिए, एटलीस्ट 2 तो चाहिए ना, 2 पार्टनर तो चाहिए। देन आफ्टर द टर्म सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग एनी सर्विसेज। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग में गड़बड़ है। देखो
द टर्म सर्विस अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग एनी सर्विस। जो सर्विस फ्री ऑफ चार्ज मिलता है वो सर्विस में आता नहीं है, बराबर। जो फ्री ऑफ सर्विस मिलेगा, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। एंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, जो पर्सनल सर्विस वाला है ये भी सर्विस नहीं बोला जाएगा। यानी कि घर में जो नौकर काम करते हैं ना, वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं जाता है, क्योंकि वो पर्सनल सर्विस वाला है। ये दोनों चीज जो है वो पर्सनल सर्विस के अंदर आते हैं, यानी कि ये दोनों चीज जो है वो पर्सनल सर्विस के अंदर आएंगे नहीं, यानी कि इसको हम लोग सर्विस की डेफिनेशन में नहीं लेते। ये दोनों, तो आंसर आपका क्या रहेगा 1 and 2। यहाँ पे ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करो, यहां से इग्नोर कर देते इसको। आंसर क्या रहेगा 1 and 2 रहेगा। ओके, तो 1 and 2 क्या बोला जाएगा, आपका रियल आंसर बोला जाएगा। ओके, देन आफ्टर फोर्थ नंबर पे, पर्सन हु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विथ वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। बोलो, जो लोग एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में आए तो कलेक्टिवली क्या बोले जाएंगे? इंडिविजुअल तो पार्टनर्स बोले जाते थे, लेकिन कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? फर्म, पार्टनरशिप फर्म बोला जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे ये फिल्म कर दिया है भाई, फिल्म नहीं आएगा ला, क्या आएगा यहाँ पे? फर्म्स आएगा। तो कलेक्टिवली क्या बोले जाएंगे? इसको फर्म बोला जाएगा। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। ओके, देन आफ्टर देखो, उसके बाद दोस्तों आपको दिया है 5 नंबर पे, ये स्मॉल कंपनी वाला तो नहीं है आपके सिलेबस में, भगाओ इसको। फिर ये कंपनी वाला है, ये भी कंपनी वाला है, 6 नंबर वाला भी नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, ये भी नहीं है, 7th वाला भी नहीं है। 8 नंबर पे, इफ द बोर्ड डायरेक्टर डज नॉट फेल्स, ये भी नहीं है सिलेबस में। 9 नंबर, द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन हु कंसीडर, ये भी नहीं है। 9th नंबर भी नहीं है। 10th नंबर पे देखते हैं, 10th नंबर पे 10th नंबर पे देखो, डॉक्ट्रिन अल्ट्रा वायरस वाला, ये भी नहीं है भाई। कंज्यूमर वाला, ये ऐसे कंज्यूमर वाला है दोस्तों। द टर्म कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1984 मीन्स बायर ऑफ एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन। किसको कंज्यूमर बोला जाएगा? तो कि जो पैसा देके चीज परचेस करता है, लेकिन अगर वो चीज परचेस करता है किसके लिए? रिसेल के लिए, तो कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा, बराबर। अगर वो कोई चीज परचेस करता है, रिसेल करता है, तो कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा। दूसरी बात, अगर वो चीज को कॉमर्शियल पर्पस से, कौन से पर्पस से? कॉमर्शियल पर्पस से यूज कर रहा है, तो वो भी कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर कोई कंज्यूमर कोई चीज परचेस करता है और कॉमर्शियल यूज करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। मैंने याद करो गाड़ी वाला एग्जांपल आपको दिया था कि एक बंदे ने गाड़ी लिया और गाड़ी वो चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, कॉमर्शियल यूज कर रहा है, लेकिन अपने घर के परिवार के लिए, खुद के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वो कंज्यूमर बोला जाएगा। अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करता है तो कंज्यूमर बोला जाएगा। तो बोलो, रिसेल के लिए करेगा तो कंज्यूमर नहीं है भाई। फॉर कॉमर्शियल पर्पस, अगर वो कॉमर्शियल पर्पस से यूज करता है तो वो भी कंज्यूमर नहीं है। फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, देखो लाइवलीहुड के लिए, यानी कि घर बार चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए यूज कर रहा है, तो वो कंज्यूमर है भाई, वो कंज्यूमर बोला जाएगा। बोलो तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ 3rd वाला आंसर आएगा। तो आंसर क्या रहेगा आपका? डी। आंसर इज डी, 3rd वाला, ये सही है, अर्निंग लाइवलीहुड वाला। ओके, देन आफ्टर ये आपको दिया 12 नंबर वाला। 12 नंबर वाला नहीं है भाई सिलेबस में, भगाओ इसको। 13 नंबर वाला कंपनी वाला है ना, ये भी नहीं है। 13 नंबर वाला भी नहीं है सिलेबस में, भगाओ इसको। देखिए, उसके बाद आपको दिया है 14 नंबर पे, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म फॉर द स्पेसिफिक वेंचर और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज। बोलो, अगर आप कोई पार्टनरशिप चालू करते हो, व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म फॉर स्पेसिफिक वेंचर और फॉर पर्टिकुलर पीरियड द पार्टनरशिप इज कॉल्ड एज एक्टिव पार्टनरशिप, डोरमेंट पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप या पार्टनरशिप एट विल। तो इसको बोला जाएगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी कि आप पर्टिकुलर कोई काम के लिए इसको बना रहे हो तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाएगा, बराबर। देन आफ्टर 15 नंबर पे, नेशनल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 4 मेंबर्स एंड डैश ऑफ देम मस्ट बी वुमन। इधर लिखा है, देखो, नेशनल कमीशन में 4 मेंबर तो होने चाहिए, लेकिन उसमें से एक कंपल्सरी कौन चाहिए? वुमन। तो एक तो वुमन होनी ही चाहिए, तो आंसर क्या आएगा? 1 ऑफ देम मस्ट बी वुमन, एक वुमन होने ही चाहिए। उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में क्या सही है, अभी इसको मुझे रब करना पड़ेगा आपको समझाने के, इसको रब कर देते हैं यहां से। देखिए 16 नंबर पे आपको क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का कैरेक्टर है, कौन सा? बोलो, कैरिंग ऑन बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, एग्रीमेंट और शेयरिंग प्रॉफिट। देखो पूछा क्या है पता है आपको?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू, ट्रू वाला है, वैसे तो सारे ट्रू ही है लेकिन सबसे जरूरी पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, म्यूचुअल एजेंसी। बहुत बार मैंने समझा दिया इसको, म्यूचुअल एजेंसी होना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इफेक्ट इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं यानी कि अनरजिस्टर्ड फर्म है तो इसका इफेक्ट क्या होगा, मैंने अभी आपको समझा दिया कि अनरजिस्टर्ड फर्म के अंदर पार्टनरशिप थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती है, पार्टनरशिप पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर केस नहीं कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी वो केस कर सकती है किसके ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। देखो तो बोलो क्या क्या आएगा, नो सूट बाय पार्टनर अगेंस्ट फर्म, सही बात है भाई। नो सूट बाय द पार्टनर अगेंस्ट द अदर पार्टनर, ये भी सही बात है भाई। नो सूट बाय द फर्म अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, आप थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। लास्ट में नो सूट बाय थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म, लेकिन थर्ड पार्टी तो केस कर सकती है। तो बोलो ये तीन चीजें क्या बोली जाएगी, उसकी नॉन रजिस्ट्रेशन की इफेक्ट बोली जाएगी। तो आंसर क्या रहेगा, 1 2 3, फाइंड आउट करो 1 2 3 वाला किधर है, ये रहा 1 2 3 मिला। उसी तरीके से दोस्तों 18 नंबर पे डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी नहीं है भाई, सिलेबस में चल रहा है इसको, डोरमेंट कंपनी वाला है। 19 नंबर पे अ फर्म में बी डिसॉल्व बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अभी समझाया फर्म को कब डिसॉल्व किया जाएगा, अगर कोई मिसकंडक्ट करेगा, पर परसिस्टेंट ब्रीच करेगा एग्रीमेंट को, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर देगा, अपना शेयर किसी को दे देगा, एंड परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाएगी। सभी चीजें दोस्तों, सभी चीजें आती है। तो आंसर क्या रहेगा, बी 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद देखते आगे। देखो इसके बाद आपको 20 नंबर पे दिया है, 20 नंबर वाला कंपनी वाला भगा, इसको कंपनी नहीं है, 21 में कंपनी है, भगाओ इसको। उसके बाद नोटिस ऑफ द एग्जिट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये भी कंपनी, हटाओ इसको। एवरी कंपनी, ये भी कंपनी, हटाओ इसको। ये भी कंपनी है, नहीं रुक जाओ। एनी पर्सन एग्रीड बाय द ऑर्डर by the district forum may prefer an appeal against such order within the dash days from the date of the order। भाई कितनी बार समझाया कि तू पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में गया, वहां पे तुझे न्याय नहीं मिला, तुझे दूसरी कोर्ट में जाना है, तो कितने दिन में जाना पड़ेगा। अभी तो बोला था मैंने कितने दिन में जाना पड़ा, 30 डेज में, 30 डेज में जाने का। कोई भी कोर्ट में जाना है, एक कोर्ट में से दूसरी कोर्ट में जाना है, तो आपको 30 डेज में जाने का इतना दिमाग में फिट कर लो, कितने डेज में जाने का, 30 डेज में, ठीक है। उसके बाद एजीएम वाला नहीं है, चल हटा भाई इसको, ये भी नहीं है भाई। हाँ 27 वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। बोलो कौन सा पार्टनर फर्म के कोई भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं है, कौन सा पार्टनर फर्म के कोई भी एक्ट के लिए लाइबल नहीं है। अरे जिसको बोलते हैं हम लोग सब पार्टनर, क्या बोलते हैं, सब पार्टनर। ये सब पार्टनर किसी में लाइबल होता ही नहीं है, ये सब पार्टनर किसी में लाइबल होता ही नहीं है, ठीक है। देन आफ्टर 828, अ पार्टनर हु टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस कॉल, जो एक्टिव काम करता है, एक्टिवली काम करता है, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, उसको एक्चुअल पार्टनर बोलते हैं, उसको हम एक्चुअल पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। बोलो यहां पे आंसर क्या आएगा, एक्चुअल पार्टनर। कौन सा पार्टनर, एक्चुअल। इसको है ना ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं, याद रखना है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं, तो एक्चुअल पार्टनर आएगा। आगे देखते हैं, देखिए 29 नंबर पे क्या है, यहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज, रजिस्ट्रेशन कैसा, अभी तो मैंने बोला कंपलसरी है क्या, नहीं कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है भाई। तो देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, ये कंपलसरी होता नहीं है, जरूरी नहीं है, तो मैंडेटरी नहीं है भाई, करवाना तो करवाओ ना, चलेगा। 30 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, कौन सा पार्टनर का ड्यूटी नहीं है, कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, तो उसका ड्यूटी में आता है। टू बी जस्ट एंड फेथफुल, ये भी ड्यूटी में आता है। टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ये तो उसका राइट है रे, ये तो राइट है, राइट, ठीक है। टू रेंडर द ट्रू अकाउंट, ये भी इसका ड्यूटी है, तो ये ड्यूटी में आता है, ये भी ड्यूटी में आता है, ये भी ड्यूटी में आती है, उसका राइट बोला जाएगा, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला उसकी ड्यूटी में आता नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा बोलो, 3rd नंबर वाला, दैट इज सी, ये आंसर रहेगा आपका। समझे वही समझाना है, क्लियर। तो यहां पे मैंने देखने जो आपको 2019 का भी पेपर करवा दिया। अब दोस्तों 2018 वाला पेपर इसके जैसा ही सिमिलर टाइप का पेपर है, उसमें से जो जो कैंसिल करना है, ठीक है, वो आपको कैंसिल करवा देता हूं कि भाई आपको क्या कैंसिल करना है, बाकी सारे आंसर आपको मिलेंगे। मैं सिर्फ आपको कैंसिल करवा देता हूं कि 2018 में से आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कंपनी वालों को आपको पढ़ना ही नहीं है, बराबर है। तो 2018 का जो पेपर है वो भी मैं आपको यहां पे करवाता हूं, लेकिन क्या कैंसिल करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 2018 की बात करते हैं, उसमें से आपको क्या कैंसिल करना है, देखो ये पहला वाला ही कैंसिल कर दो, फर्स्ट वाला कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है,
ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, ये वाला भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, 9th वाला भी कैंसिल है, 9th वाला भी कैंसिल है, 9th वाला भी कैंसिल है। उसके बाद 10th नंबर पे 10th नंबर भी कैंसिल है। फिर ये 11 नंबर वाला पार्टनरशिप वाला देखो, इन एनी पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी गो बियॉन्ड, यानी कि कोई भी पार्टनरशिप में पार्टनर्स कितने ज्यादा नहीं हो सकते, बोलो 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अभी उन्होंने ये जो 2018 में जो 50 की लिमिट बताई थी, अभी आप देखने जाओ आपको 100 की लिमिट बताई, कितने की बताई, 100 की लिमिट। लेकिन एमसीक्यू में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक करेंगे तो ये 100 के बदले क्या लिख के देंगे, 50 ही लिख के देंगे। तो आपको 50 ही याद रखना है कि 50 से ज्यादा कभी पार्टनर्स बढ़ने चाहिए नहीं, ठीक है। देन आफ्टर लॉ ऑफ पार्टनरशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ, ये तो एजेंसी, ये बहुत बार पूछा है भाई कि पार्टनरशिप जो नियम बना है वो एक्चुअल में देखने जाओ एक्सटेंशन है, किसका एक्सटेंशन है, एजेंसी। वो एजेंसी जैसा ही होता है, एजेंसी में एक प्रिंसिपल होता है, दूसरे सब एजेंट होते हैं, यहां पर भी ऐसा ही है, एजेंसी और ये जो आपको नजर आएगा प्रिंसिपल वाला, उसकी जैसा ही होता है पार्टनरशिप में भी, ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। 30 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन, बोलो नॉन रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या बोला जाएगा, पार्टनर कैन नॉट सी अगेंस्ट वन अदर, केस नहीं कर पाएंगे, पार्टनर कैन नॉट सी अगेंस्ट द फर्म, नहीं कर पाएंगे, पार्टनर कैन नॉट सी द थर्ड पार्टी, यानी कि 1 2 3 चीज आप नहीं कर सकते हो, 1 2 3 चीज आप नहीं कर पाओगे, ऐसा फाइंड आउट करो किधर, ये रहा 1 2 3, ये वाला आंसर भाई रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए नहीं समझा रहा हूं मैं इसको। देन आफ्टर व्हेन अ पार्टनरशिप फॉर्म इज फॉर पर्टिकुलर पीरियड, भाई पर्टिकुलर पीरियड के लिए चालू किया है तो इसको क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाएगा, पार्टनरशिप एट विल बोला जाएगा, पार्टनरशिप बाय स्टेटस बोला जाएगा। अरे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोला जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर पीरियड के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाया जाएगा। देन आफ्टर 15 नंबर पे देखिए, 15 नंबर पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर बाय गिविंग द नोटिस, बोलो कौन सा पार्टनरशिप ऐसा जिसको आप डिसॉल्व कर सकते हो, नोटिस देके डिसॉल्व कर सकते हो, समझाया था मैंने, यस एट विल वाला पार्टनरशिप एट विल कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है नोटिस देके, सभी पार्टनर को नोटिस दे दो, इसको आप कभी भी क्या कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। देन आफ्टर 16 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर नीड नॉट गिव पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट, बोलो कौन से पार्टनर को जाने के लिए, कौन सा पार्टनर जब जाता है तो उसको नोटिस देने की जरूरत नहीं, भाई स्लीपिंग पार्टनर को, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर का नाम किसी को बताया नहीं जाता है, तो स्लीपिंग पार्टनर कब आया कब गया उसको बताने की जरूरत ही नहीं है, तो स्लीपिंग पार्टनर को जाने वक्त यानी कि रिटायरमेंट के टाइम पे नोटिस देने की जरूरत ही नहीं होती है। ये मैंने समझाया था आपको, पूरा डिटेल में समझाया था, क्योंकि वो उसका नाम जो है बताया नहीं जाता है, उसका नाम पब्लिक के सामने आता नहीं है, मेंशन नहीं किया जाता है, सो ही हैज नो नीड टू गिव पब्लिक नोटिस। 70 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्स इंसेनिटी और परमानेंट इनकैपेसिटी टू परफॉर्म हिज ड्यूटी में बी अ ग्राउंड फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, बोलो कौन सा, एक्चुअल पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, बोलो कौन सा पार्टनर आएगा, भाई सभी पार्टनर, ये सभी पार्टनर में से कोई भी, सभी पार्टनर में से कोई भी अगर पागल हो जाता है, इंसेनिटी में चला जाता है तो डिसोल्यूशन हो जाएगा, सब लोग आएंगे उसके अंदर। देन आफ्टर 18 नंबर पे देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स के राइट कौन से, पार्टनर्स के राइट कौन से, टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वो कर सकता है भाई, टू हैव एक्सेस टू बुक्स वो भी कर सकता है, टू क्लेम द इंटरेस्ट ऑन द एडवांसेस वो कर सकता है, टू बी जस्ट एंड फेथफुल ये वाला नहीं है, ये तो उसका ड्यूटी है। देखो ये राइट है, ये भी उसका राइट है, ये भी उसका राइट है, लेकिन उसका ये ड्यूटी बोला जाएगा। तो आपको क्या पूछा है, पार्टनर के राइट पूछे, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ऐसा फाइंड आउट करो किधर है, ये रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बोला जाएगा उसका राइट। ओके आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज में क्या आएगा भाई, ड्यूटी में क्या आएगा, टू अटेंड द डिलीजेंटली, यस ये उसका ड्यूटी है, टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर को आने से वो रोकेगा, वो ड्यूटी नहीं, उसका राइट है भाई, तो ये राइट है, उसका ड्यूटी नहीं है। टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देना, तो भाई ये भी उसका राइट है। एंड लास्ट में टू होल्ड फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस पर्पस, जो बिजनेस पर्पस से प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उसका ड्यूटी है। तो दो ड्यूटी आएगी, बोलो एक फर्स्ट वाला, एक फिफ्थ, एक फोर्थ वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ये रहा फर्स्ट एंड फोर्थ वाला, ये आएगा उसके अंदर फर्स्ट एंड फोर्थ। ओके उसके बाद क्या है 20 नंबर पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टांसेस द फर्म कैन डिसॉल्व बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, अबे कितनी बार आया, कब डिसॉल्व किया जाएगा, जब कोई परसिस्टेंटली एग्रीमेंट को ब्रीच करेगा, परपेचुअल लॉस यानी कि लॉन्ग टर्म से लॉस चल रहा है, मिसकंडक्ट किया जाता है और परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाता है, तो सब कुछ कितनी बार आ चुका है अभी, ठीक है। तो ये आंसर क्या रहेगा, डी। ओके उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं।
देखिए 21 की बात करते हैं। 21 में क्या है यहाँ पे देखो, वो अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंज्यूमर। बोलो इसमें से किसको कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा? भाई मैंने आपको समझा दिया है कि जो रिसेल करता है, कोई चीज को रिसेल करता है, जो कॉमर्शियल यूज करता है, वो कंज्यूमर नहीं होता है। देखो द पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर द कंसिडरेशन फॉर द रिसेल, अगर वो रिसेल के लिए आता है, रिसेल के लिए तो कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा, तो ये कंज्यूमर नहीं है। द पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन फॉर कॉमर्शियल पर्पज, ये कॉमर्शियल यूज करता है तो कंज्यूमर नहीं है। द पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर कंसिडरेशन फॉर अर्निंग लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के लिए करता है तो वो कंज्यूमर है। द पर्सन हु ऑब्टेन्स एनी गुड्स एट फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ले तो कंज्यूमर नहीं है। तो पहला दूसरा चौथा वो कस्टमर नहीं है। तो क्या आएगा बोलो, किधर ये रहा ऑप्शन सी, पहला दूसरा और चौथा जो है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये जो क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर नहीं बोला जाएगा। देन आफ्टर मिस्टर विराट इज अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, मिस्टर विराट को मेंबर बनाया। अबे किधर बनाया इसको मेंबर? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। एट द एज ऑफ 61, इसको 61 की एज में बनाया है। ही कैन होल्ड हिज ऑफिस अप टू द एज, कितने साल तक वो वहां पे रह सकता है बोलो? या 65 तक दोस्तों। एज लिमिट कितना है? 5 साल से या 65 ईयर्स, दोनों में से जो जल्दी आ जाएगा वहां तक उसको रहने का। ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या आएगा? 65। उसी तरीके से 23 वाला एकदम लल्लू वाला, आउट ऑफ द टोटल नंबर मेंबर्स इन द नेशनल कमीशन एटलीस्ट डैश शुड बी वुमन। बे एक ही वुमन होनी चाहिए, एक तो होने ही चाहिए, यानी कि नेशनल कमीशन में 4 में से एक तो वुमन होनी चाहिए। ये भी मैंने आपको बहुत बार समझा दिया। ये 24 वाला देखो बहुत मस्त पूछा है। देखो क्या है, Mr. Rohit bought a new car worth rupees 1.5 crore for his personal use. The car developed manufacturing defects and neither dealer nor the manufacturer paid any attention to his problem. Which of the following authority will accept his complaint? यानी कि यहाँ पे भाई मिस्टर रोहित ने कार परचेस किया, 1.5 करोड़ का कार परचेस किया, लेकिन कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकले। अब इसकी डिफेक्ट के अंदर मान लीजिए कोई इसका पैसा देने के तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कौन सी कोर्ट में जाएगा केस करने के लिए? कौन सी कोर्ट में जाएगा? डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, स्टेट में जाएगा, नेशनल में जाएगा? किधर जाएगा? अरे मेरे कलाकार लोग, ये 1.5 करोड़ है। मैंने क्या बोला था? 1 करोड़ से ज्यादा होता है ना जो भी केस, तो 1 करोड़ से ज्यादा वाला केस कहां पे जाएगा? नेशनल में जाएगा। तो इसको कहां जाना पड़ेगा? नेशनल कमीशन में जाना पड़ेगा। किधर? नेशनल कमीशन में। अगर ये 1 करोड़ से कम होता, तो अगर ये 50 लाख होता तो उसको स्टेट में जाना पड़ता। अगर ये 1 लाख होता तो, या 10 लाख होता तो डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाता। वो लिमिट याद रखना, 20 लाख तक किधर जाने का? डिस्ट्रिक्ट में जाने का। 20 लाख से ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो किधर जाने का? ताकि भाई स्टेट में जाने का। 1 करोड़ से ज्यादा तो किधर जाने का आपको? ताकि भाई ये नेशनल में जाने का। ठीक है। देन आफ्टर 25, which of the following are the essential qualification to be appointed as a member of the dispute redressal machinery is constituted under the Consumer Protection Act 1986? कौन मेंबर बन सकता है? कितने बार मैंने आपको समझाया था, कौन मेंबर बन सकता है? साउंड माइंड का होना चाहिए, एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए, उसके पास बैचलर का डिग्री होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो भाई देख, ये फर्स्ट वाला बन सकता है, ये दूसरा भी बन सकता है, देन अप टॉप ये भी बन सकता है, यानी कि 3rd नंबर वाला। तो ये जो 1 2 3 ये लोग बन सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 2 3 ये सभी लोग मेंबर बन सकते हैं। देन अप टॉप आगे देखते हैं। 26 नंबर पे देख ले भाई, 26 नंबर पे क्या है वो भी देख लेते हैं। Which of the following kinds of company is the outcome of the Companies Act 2013? ये कंपनी वाला नहीं है। 27 अंडर द कंपनीज एक्ट 27 नहीं है, ये 28 भी नहीं है, 29 नहीं है, 29 भी कैंसिल कर दे भाई। फिर ये 30 नंबर पे धीरे भाई 30 नंबर पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैडर ऑफ द कंपनी, ये 30 वाला भी नहीं है बराबर, इतना आपके सिलेबस में नहीं है। अब ये 2017 वाला जो है आपको नहीं करोगे तो भी चलेगा, हमने आपको आंसर की तो दिया है, आंसर की में देख लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एमसीक्यू आगे रिपीट हो चुके हैं बराबर। दोस्तों समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने आपको कौन कौन से पेपर करवाए बोलो, 2020, 2019, 2018 और अभी मैं करवाऊंगा 2021 वाला। 2021 वाला पेपर मोस्ट आईएमपी है, इसको परफेक्ट करके जाने का, उसमें से ही मेजॉरिटी एमसीक्यू आएंगे।